नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हमलों ने शांति वार्ता और युद्ध विराम को संकट में डाल दिया है। इन हमलों को लेकर ईरान और खाड़ी देशों के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पेच फंसा है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि ईरान का दावा है कि एमओयू के तहत हॉर्मुज पर उसे कंट्रोल मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका इससे इनकार करता है। और अब अमेरिका एक बार फिर पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ईरान के साथ टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बीच दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। कतर में होगी ईरान और अमेरिका की बैठक, लेकिन क्या इस बैठक से शांति वार्ता आगे बढ़ पाएगी? इन विवादित मुद्दों का हल निकल पाएगा? इन सवालों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, 34 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की गई जान। भड़का तालिबान, हमले को बताया अपराध। रूस की 2 तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार मानी ईंधन की कमी, यूक्रेन के प्रस्ताव को ठुकराया। चीन का सीक्रेट वॉर ड्रिल, रेगिस्तान में समुद्री युद्ध की तैयारी, अमेरिका की बढ़ सकती है टेंशन। और चलते चलते में देखेंगे, अब शरीर खुद उगाएगा अपने कटे हुए अंग, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इराक में तख्ता पलट की साजिश फेल, हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां ग्रीन जोन में दाखिल। भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक ऑपरेशन के नाम पर ईरान समर्थक नेताओं की हुई गिरफ्तारी। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के 4 दिन बाद भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी, अब तक 1450 की मौत, आपदा से 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सीजफायर के बावजूद गजा में संघर्ष जारी, इजरायल के हमलों में 4 फलस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना का दावा, हमास आतंकवादियों को बनाया निशाना। अमेरिकी सेना से चुन चुनकर निकाले जा रहे बड़े अधिकारी, ट्रंप प्रशासन ने 20 से ज्यादा जनरलों को हटाया। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के फैसले पर बवाल। तो अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते हमलों ने क्षेत्र में लागू युद्ध विराम और दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता को खतरे में डाल दिया है। सवाल ये उठ रहे थे कि क्या अब दोनों देश एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ईरान ने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा दी, उसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। इन ईरानी हमलों पर बहरीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई। उसने कहा कि उसके क्षेत्र पर हुए हमले उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, जिस पर ईरान ने भी चेतावनी दे दी कि अगर उसे उकसाया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। साथ ही अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्षेत्रीय देशों से अपील की है कि पड़ोसी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जमीन, हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए ना हो। क्षेत्रीय देशों की जिम्मेदारी है कि वे शांति और सुरक्षा बनाए रखें और किसी भी पक्ष को अपनी जमीन से गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई की इजाजत ना दें। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का यह सिलसिला शुरू हुआ था हॉर्मुज में पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर हुए हमले के बाद। अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाते हुए उसकी मिलिट्री साइट्स पर हमला बोल दिया, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए हैं। हालांकि अब दोनों पक्षों ने अपने हमले रोकने पर सहमति जताई है और वो दोबारा बातचीत भी करने वाले हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रहने तक सभी तरह के मिलिट्री एक्शन को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति बन गई है। 29 जून को कतर में दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होगी। इसे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बातचीत जारी रहने तक हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रहेगी। दरअसल दोनों देशों के बीच फिलहाल सबसे ज्यादा तनातनी हॉर्मुज को लेकर ही देखी जा रही है। 17 जून को हुआ समझौता यानी एमओयू का आर्टिकल 5 दोनों ही देशों में विवाद का मुख्य मुद्दा बन गया है। हालिया सैन्य हमलों के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस आर्टिकल के उल्लंघन का भी आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या है जिस पर पहले तो सहमति जताई गई, लेकिन अब यह विवादित हो गया है। तो समझौते के आर्टिकल 5 के मुताबिक ईरान 60 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस दौरान जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ईरान 30 दिनों के अंदर समुद्री मार्ग से तकनीकी और सैन्य बाधाएं हटाएगा और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों यानी माइंस को साफ करेगा ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। ईरान, ओमान और खाड़ी के अन्य तटीय देशों के साथ मिलकर
हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रबंधन और समुद्री सेवाओं को लेकर बातचीत करेगा। यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों के अनुरूप होगी। अब ईरान का कहना है कि समझौते के तहत ईरान का हॉर्मुज पर कंट्रोल है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ एमओयू यानी समझौता ज्ञापन में ईरान को हॉर्मुज का नियंत्रण मिला है। ऐसे में कोई भी पक्ष, अमेरिका या अन्य देश, हॉर्मुज के प्रबंधन में ईरान के तरीके में दखल ना दे, लेकिन अमेरिका इसका विरोध कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान का समझौता भी सवालों में आ गया है। यही नहीं, एक बार फिर अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्ज ने बताया कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती की स्थिति के विकल्प तैयार करेगा। इसलिए ईरान को जो लाभ अभी मिल रहा है वो तेजी से कम होता जा रहा है, यानी हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा कम होता जा रहा है। भले ही अमेरिका इस तरह के दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए यह साफ है कि हॉर्मुज फिलहाल ईरान के ही कंट्रोल में है और जिस तरह अमेरिका एक बार फिर सैन्य तैनाती बढ़ाने की तैयारी में है, उससे ईरान के साथ टकराव बढ़ना भी तय माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों देशों ने हमले रोकने पर सहमति जताई है और अब सबकी नजरें कतर की बैठक पर टिकी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। तो एक बार फिर दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस बार भी इसकी वजह बना है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में जोरदार हमला किया है, जिसकी चपेट में निर्दोष जिंदगियां आई हैं। इस पर अफगानिस्तान का पलटवार भी तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से यह हमला 28 और 29 जून की दरमियानी रात को किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर अफगानिस्तान के पक्तिका और पाक्तिया प्रांत के समकानी जिले में सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया। उसने सीमा पर जमीनी अभियान भी चलाए। टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में करीब 34 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में सभी आम नागरिक बताए जा रहे हैं। समकानी जिले के मांडो खेल इलाके में बिस्मिल्लाह जान के घर पर हमला किया गया। जब लोग बचाव के लिए पहुंचे तो दोबारा हमला हुआ। समकानी जिले के हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों और वहां इलाज के लिए लाए गए घायल नागरिकों ने भी बताया कि उस इलाके में आसपास कोई सैनिक मौजूद नहीं था और ना ही कोई फौजी ठिकाना था। इसके बावजूद उनके घरों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कोई पहली बार अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है, बल्कि फरवरी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पार की लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। पिछले बार के हमलों में पाकिस्तान ने एक हॉस्पिटल में भी बमबारी की थी, जिसमें इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए हॉस्पिटल में मौजूद 400 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद चीन में दोनों देशों की बैठक हुई, जिसमें सीज फायर की सहमति का दावा किया गया था। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर वहां के निर्दोष आबादी को निशाना बनाया है, उस पर तालिबान की भी प्रक्रिया तय मानी जा रही है, यानी ये सीज फायर टूटना तय माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार का कहना है कि यह कार्रवाई देश भर में हथियारबंद समूहों की तरफ से किए गए कई हमलों के जवाब में शुरू की गई थी। सटीक हमलों में पूर्वी अफगानिस्तान के 3 प्रांत पक्तिया, पक्तिका और कुनार, इन 3 जगहों को नष्ट कर दिया गया। 3 ठिकानों पर हवाई हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए, जबकि बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद तबाह कर दिया गया। जमीनी हमलों में जमात उल अहरार से जुड़े 4 लड़ाके मारे गए। यह समूह पाकिस्तानी तालिबान का एक गुट है। आपको याद होगा, बीते दिन पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पैरामिलिट्री रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 3 सैनिक भी मारे गए थे, जिस पर पहले से ही पाकिस्तान भड़का हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से अपने जवाबी हमले में उसने निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, उस पर तालिबान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उसकी तरफ से इन हमलों की कड़ी निंदा की गई। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों नागरिक मारे गए और घायल हुए। हम इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इसे अपराध और क्रूरता का कृत्य मानते हैं। मौजूदा हालात में दोनों देशों में एक बार फिर संघर्ष का मोर्चा खुलने की आशंका जताई जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से बार बार रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके ये हमले रूस पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं, ताकि आर्थिक नुकसान के दबाव से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस जंग से अपने पैर पीछे खींचने पड़े। और अब इसी कड़ी में उसने एक बार फिर रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया है।
यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक बड़े तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी जानकारी देते हुए टेलीग्राम पर लिखा कि हमारे लॉन्ग रेंज प्रतिबंध रूस की 2 तेल रिफाइनरियों तक पहुंच गए हैं। हर हमला उन संसाधनों में कमी लाता है जो रूसी युद्ध मशीन को ईंधन देते हैं, और यह शांति की तरफ एक और कदम है। वहीं रूस की तरफ से क्रास्नोदार के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रातिएव ने बताया कि मार गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन का मलबा स्लावियांस्क ना कुबानी शहर की रिफाइनरी पर गिरा, जिससे वहां आग लग गई। गौरतलब है कि यह रिफाइनरी हर साल करीब 40 लाख टन कच्चे तेल को प्रोसेस करती है। यह रूस के काला सागर बंदरगाहों के जरिए ईंधन, तेल, नैफ्था और मरीन फ्यूल के निर्यात का एक अहम जरिया है। ऐसे में यूक्रेन के इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी पहली बार माना है कि देश में ईंधन की कुछ कमी पैदा हो गई है। यानी यूक्रेन एक तरह से अपने लक्ष्य में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन पुतिन अब भी जंग रोकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तेल संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाएगी, ईंधन उत्पादन तेज करेगी और जरूरत पड़ने पर आयात भी बढ़ाएगी। रूस यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा करने के अपने युद्ध क्षेत्रीय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा। यानी उन्होंने यूक्रेन के युद्ध में शत्रुता को कम करने के लिए दिए गए नए प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। पुतिन ने कहा कि यह साफ है कि यह प्रस्ताव क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी क्षेत्र में हमारी जवाबी कार्रवाई कहीं अधिक शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से ज्यादा विनाशकारी है। मौजूदा हालात में इस जंग के खत्म होने या हमलों की तीव्रता के भी कम होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की। तो चीन बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ताइवान की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। पिछले महीने यानी मई में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर थे, तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा था कि अमेरिका ताइवान के मामले से दूर रहे। अगर वो यहां हस्तक्षेप करेगा तो अमेरिका और चीन के बीच भी जंग हो सकती है। और जिनपिंग ने जो कहा था वो सिर्फ चेतावनी या धमकी नहीं थी, बल्कि जिनपिंग ने जो कहा चीन उसकी तैयारी भी कर रहा है, यानी अमेरिका से जंग की तैयारी। ये बात तो अमेरिका खुद कबूल करने लगा है कि समुद्री ताकत के मामले में अब चीन उसके बराबर पहुंच चुका है। वैसे चीन का दावा है कि उसकी नेवी अब अमेरिका से भी बड़ी हो चुकी है। इसके अलावा चीन तेजी से अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत बना रहा है, यानी अमेरिका से 2-2 हाथ करने की तैयारी तेजी से की जा रही है। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है, या ये भी कह सकते हैं कि जो खुलासा चीन को लेकर हुआ है उससे अमेरिका में खलबली मच गई है। चीन बेहद गुप्त तरीके से समुद्री युद्ध की तैयारियां कर रहा है और अमेरिका को कानों कान खबर तक नहीं हो रही। और इसका कारण भी है, अमेरिकी सैटेलाइट दक्षिण चीन सागर पर फोकस कर रहे हैं, जबकि चीन की नेवी एक रेगिस्तान में डेरा डालकर बैठी है। यानी समुद्री जंग का अभ्यास रेगिस्तान में किया जा रहा है, जो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि रेगिस्तान में अभी तक हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास ही किए जाते थे, लेकिन पहली बार यह देखने को मिला है कि नेवी रेगिस्तान में युद्धाभ्यास कर रही है। यहां पर चीन दुश्मन के सबसे बेहतरीन हथियारों की रेप्लिका बनाकर उन्हें नष्ट करने की प्रैक्टिस में लगा है। चीन ने अमेरिका के अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की रेप्लिका शिनजियांग के रेगिस्तान में बनाई और उसे मिसाइल से उड़ा भी दिया। और चीन के इस पैंतरे का पता शायद दुनिया को कभी नहीं चलता अगर सैटेलाइट तस्वीरों ने उसका राज नहीं खोला होता। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस डिस्ट्रॉयर को चीन के मिसाइल ने उड़ाया, इसकी बनावट अमेरिका के सबसे भरोसेमंद डिस्ट्रॉयर से मेल खाती है। इसकी फुल स्केल रेप्लिका, यानी बिल्कुल उतनी ही लंबाई, वैसी ही बनावट, वैसा ही ब्रिज, गन पोजीशन भी ठीक वैसी और डेक का डिजाइन भी हूबहू। यही वजह है कि जैसे ही तस्वीरें सामने आई, वॉशिंगटन से लेकर ताइपे तक हलचल मच गई। अब पेंटागन इन तस्वीरों की बारीकी से जांच कर रहा है। अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर को अमेरिकी नौसेना का सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद माना जाता है, और चीन ने अगर जंग में इन्हें उड़ा दिया तब अमेरिका की पूरी नेवी घुटनों पर आ जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब चीन के पास हजारों किलोमीटर तक फैला समुद्री क्षेत्र है, फिर उसकी नेवी रेगिस्तान में युद्धाभ्यास क्यों कर रही है? तो इसका जवाब है दुश्मन को चौंकाने की रणनीति। आज आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं जीते जाते। अगर हथियार आपको जंग जिता देते तो ईरान के साथ जंग में अमेरिका को 3-4 दिन में ही जीत मिल जाती। लेकिन जंग जीतने के लिए मजबूत रणनीति भी बेहद जरूरी है। ईरान जंग की तैयारी लंबे समय से कर रहा था और उसके हमलों ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब यह बात तो सभी को मालूम है कि चीन के पास हथियारों की कमी नहीं है,
चीन को भी यह पता है कि अगर इंडो पैसिफिक में कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसके सामने अमेरिका ही होगा जो अपने सबसे आधुनिक युद्धपोतों के साथ जंग में उतरेगा। इसलिए चीन ने सिर्फ अमेरिकी जहाजों की रेप्लिका ही नहीं बनाई, बल्कि उसने ताइवान की राजधानी ताइपे के सरकारी भवनों, राष्ट्रपति कार्यालय और सैन्य अड्डों तक की नकल तैयार कर ली है। यानी ड्रैगन अब नक्शे पर युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि असली जंग लड़ने को तैयार दिख रहा है। यानी ताइवान पर अब कभी भी हमला करने के लिए चीन तैयार दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे वैज्ञानिकों की अनोखी खोज की, जिससे अब शरीर खुद अपने कटे हुए अंग उगाएगा। तो जरा सोचिए कि एक सड़क हादसा, एक फैक्ट्री दुर्घटना या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन जिसमें किसी इंसान का हाथ, पैर या उंगली हमेशा के लिए खो जाती है, तो ऐसे लोगों के पास आर्टिफिशियल हाथ पैर ही एकमात्र सहारा रहे हैं। लेकिन अब विज्ञान कह रहा है कि शायद भविष्य में शरीर खुद अपना खोया हुआ अंग वापस बना सकेगा। दरअसल अमेरिका के टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चूहों की कटी हुई उंगलियों पर दो खास प्रोटीन्स FGF2 और BMP2 का अलग अलग वक्त पर इस्तेमाल किया। पहला प्रोटीन घाव भरने के बाद लगाया गया, जिसने ब्लास्टेमा नाम की खास कोशिकाओं का निर्माण किया। यही कोशिकाएं नए अंग बनाने की शुरुआत करती हैं। इसके बाद दूसरा प्रोटीन लगाया गया, जिसने शरीर की कोशिकाओं को एक नया निर्देश दिया। इसका संदेश साफ था कि सिर्फ घाव पर निशान मत बनाओ, बल्कि नया अंग तैयार करो। नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। कटी हुई जगह पर नई हड्डियां बनी, कार्टिलेज विकसित हुआ, टेंडन और लिगामेंट्स वापस आए, यहां तक कि उंगली के जोड़ भी फिर से काम करने लगे। यानी शरीर ने सिर्फ घाव नहीं भरा, बल्कि पूरा नया अंग बनाना भी शुरू कर दिया। बता दें कि यह सफलता अभी सिर्फ चूहों तक ही सीमित है और इंसानों पर इसके परीक्षण बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च में इस्तेमाल किए गए दोनों प्रोटीन्स मेडिकल साइंस के लिए नए नहीं हैं। इनके सुरक्षा परीक्षण पहले ही हो चुके हैं, जिससे आगे की रिसर्च की राह आसान मानी जा रही है। अगर आने वाले सालों में यह तकनीक इंसानों पर भी सफल साबित होती है तो दुर्घटनाओं में कटे हुए अंगों को दोबारा उगाना, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हड्डियों और जोड़ों को ठीक करना और गहरे घावों के निशान तक मिटाना मुमकिन हो सकता है। यानी कभी जो बात सिर्फ कल्पना लगती थी, आज वो विज्ञान की प्रयोगशाला में आकार ले रही है। अभी इंसानों तक पहुंचने का सफर लंबा है, लेकिन अगर ये रिसर्च सफल रही तो मेडिकल साइंस के इतिहास में ये खोज एक नए युग की शुरुआत साबित हो सकती है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।